नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के अगर टॉपिक की बात की जाए तो आप देख ही रहे होंगे बोर्ड के ऊपर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज साइबर क्राइम। यानी कि हमें डिस्कस करना है कि अगर हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करके किस तरह का क्राइम करते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, किस तरह का क्राइम माना जाता है और किसको हम क्राइम नहीं मानते। दोस्तों, बहुत छोटा सा चैप्टर है बट इन्फॉर्मेशन जो है हमें इसकी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ मोमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए साइबर क्राइम, तो हमें पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या होता है या क्या हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप कंप्यूटर की हेल्प से, यानी कि आप कंप्यूटर की हेल्प से या इंटरनेट की हेल्प से जब भी आप किसी की डेटा को चोरी करते हैं या हम लोग बात सकते हैं किसी को हार्म पहुंचाते हैं, तो उसको बोला जाता है दोस्तों साइबर क्राइम। यानी कि जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि कई लोग किसी की जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी कर लेते हैं, तो वो अंडर द साइबर क्राइम एक्ट आता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ साइबर क्राइम के अंडर आ सकती है और क्या नहीं आ सकती। तो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि किस चीज़ को हम साइबर क्राइम की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों कि आप किसी का हरासमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो वो साइबर क्राइम के अंडर माना जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर आप पोर्नोग्राफी फैलाते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वो भी दोस्तों साइबर क्राइम के अंडर ही आता है। अगर बात कर ले दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट ने अभी बहुत सी वेबसाइट्स को बैन कर दिया है जिनसे कि इलीगल तरीके से हम लोग डाउनलोड्स करते हैं। टोरेंट जो है दोस्तों, अगर टोरेंट के बारे में आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। टोरेंट एक्चुअल में वो वेबसाइट्स होती है जहां से आप पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर्स है और जो मूवीज वगैरह है वो इलीगल तरीके से डाउनलोड करते हो। तो इंडिया में दोस्तों वो चीज़ क्राइम के अंडर मानी गई है। तो अगर आप टोरेंट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, आप बच के रहना इन चीज़ों से। तो दोस्तों, ये कुछ कैटेगरी है जो अंडर द साइबर क्राइम आती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं दोस्तों, आप वायलेशन करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर का, यानी कि किसी के कॉपीराइट का वायलेशन करते हो, यानी किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है और आप इलीगल तरीके से उसे डाउनलोड करते हो या यूज करते हो बगैर उसके लाइसेंस के, तो दोस्तों वो भी अंडर द क्राइम आता है। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी तरह के कंप्यूटर रिलेटेड हार्डवेयर की इलीगल मार्केटिंग करते हो, जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग बोला जाता है, तो अगर आप वो भी कर रहे हैं तो वो भी इसके अंडर ही आती है, यानी कि अंडर द साइबर क्राइम ही वो चीज़ काउंट की जाती है। अब दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कई लोगों को मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए हैं, आपको क्लेम करना है, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। और जब वो उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता उसके बारे में, तो दोस्तों होता क्या है उनके साथ, उनके अकाउंट से, यानी कि उनका जो बैंक अकाउंट है उससे जितना भी उसमें पैसा था वो सारा का सारा चोरी हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि वो पैसा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा करना भी साइबर क्राइम के अंडर ही आता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड का फ्रॉडमेंट करना, या किसी के एटीएम के थ्रू आप फ्रॉड करके उससे पैसे निकालते हो, या किसी के अकाउंट से पैसे चोरी करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें साइबर क्राइम के अंडर काउंट की जाती है। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर हमें नोट करने हैं और कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर हमें नोट नहीं करने। तो सबसे पहले अगर हमने बात किया दोस्तों कि हम लोग डिफाइन करेंगे कि साइबर क्राइम एक्चुअल में क्या चीज होती है। सो इट मे बी डिफाइंड as the crime, हम इस क्राइम के अंडर किसको रखेंगे, अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से किसी की डेटा या इंफॉर्मेशन की चोरी करते हो। सो क्राइम इन विच a computer and the internet, in which a computer and the internet
कंप्यूटर एंड द इंटरनेट इज यूज्ड, इंटरनेट इज यूज्ड इन इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट होता है दोस्तों जो कानून के अकॉर्डिंग सही हो, और इलेजिटिमेट यानी कि कानून के हिसाब से वो सही नहीं है। लेजिटिमेट इन इलेजिटिमेट वे टू हार्म द यूज़र। तो दोस्तों यूज़र को हार्म पहुंचाने के लिए जब हम किसी भी कंप्यूटर का और इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उसको बोला जाता है दोस्तों साइबर क्राइम। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप मोबाइल से ऐसा कुछ करते हैं तो मोबाइल कंप्यूटर की कैटेगरी में नहीं आता। दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों ये था हमारा साइबर क्राइम, यानी कि किसको साइबर क्राइम हम लोग बोल सकते हैं, तो ये हमने डिसाइड किया। अब हमने कुछ पढ़ा था दोस्तों कि इस साइबर क्राइम के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, यानी कि हमने कुछ लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। द लिस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स। लिस्ट ऑफ साइबर क्राइम में सबसे पहले हमने पढ़ा हरासमेंट बाय कंप्यूटर। हरासमेंट बाय कंप्यूटर। फर्स्ट सेकेंड हमने पढ़ा दोस्तों पोर्नोग्राफी, यानी कि आप पोर्नोग्राफी फैलाते हो तो उसमें। इसके अलावा बात करें तो इलीगल डाउनलोड्स, इलीगल डाउनलोड्स ये सारे के सारे आते हैं दोस्तों अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉपीराइट वायलेशन, कॉपीराइट वायलेशन। कॉपीराइट वायलेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है इसमें फ्रॉडमेंट या फ्रॉड करना। फ्रॉड में क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम, बैंक अकाउंट। ये सारी चीजें आती है दोस्तों अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि साइबर क्राइम क्या होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि साइबर क्राइम के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है। इसके अलावा भी और भी चीजें होती है दोस्तों, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि शेयर मार्केट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इलीगल तरीके से शेयर्स मार्केट में भी ट्रांसफर करना अंडर द साइबर क्राइम एक्ट आता है। तो दोस्तों ये है साइबर क्राइम्स। अब इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ लॉज बनाती है ताकि एक इंडिविजुअल यूजर के जो राइट्स हैं वो बचे रहे, उसके जो अधिकार है उसका हनन ना हो। तो फॉर प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स गवर्नमेंट मेक साइबर लॉज। तो अभी हम डिस्कस करेंगे साइबर लॉ के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम लोग मूव करते हैं साइबर लॉ पर। आई होप दोस्तों आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं साइबर लॉज पे। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि साइबर लॉ गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ लॉज बनाती है ताकि हमारे इंडिविजुअल राइट्स का हनन ना हो, या हम लोग बोल सकते हैं कि हमें
जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसी भी तरीके के फ्रॉड से बचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है ताकि इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके, तो उसको बोलते हैं दोस्तों साइबर लॉ। तो अगर बात करें इंडिया की, मैं आपको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉ बनाए गए हैं आईटी एक्ट में, मैं सिर्फ वही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो जितने भी लॉ हैं हमने डिस्कस किया, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ बना वो बना था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, लॉ मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया था सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एक्ट 2000, यानी कि इसे सन 2000 में बनाया गया था दोस्तों, आज से 20 साल पहले। पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमने जो फर्स्ट टाइम में जो लॉ बना दिए वो लॉ हमारे लिए हर बार तो सही नहीं होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ क्रिमिनल्स हैं वो भी बदल जाते हैं, तो इसलिए हमें इनमें अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लॉ के बनने के 8 साल बाद ही इसमें फिर से अमेंडमेंट कर दिया गया। सो इसके बाद जो आया दैट वाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बोलते हैं दोस्तों चेंज करने को। सो इसके बाद जो एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट आया, एक्ट 2008 में। तो अभी जो इंडिया में एप्लीकेबल है वो अमेंडमेंट एक्ट 2008 एप्लीकेबल है दोस्तों, और ये लॉ हमें प्रिवेंट करता है कुछ चीज़ों से ताकि साइबर क्राइम्स है उनसे बचा जा सके। तो अब अगर बात करते हैं किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, सो लॉ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। आप डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ये लॉ हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है या किस फील्ड में प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आजकल ऑनलाइन का ज़माना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ऑनलाइन चीज़ें चलती है। आप लोग हर चीज़ ऑलमोस्ट आजकल डे टू डे लाइफ की, या हम बात करें कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों कई बार ये होता है कि हमने ऑर्डर कुछ किया, हमारे पास डिलीवरी किसी और चीज़ की हो जाती है। अगर दोस्तों उसके ऊपर कोई रेगुलेटिंग लॉ नहीं बना होगा तो दोस्तों उस केस में हमें पैसे का, टाइम का लॉस हो सकता है और मेंटली लॉस को कभी भरा नहीं जा सकता। आप अपना दिमाग खराब करेंगे उसको लेके। तो दोस्तों इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए यानी कि इसको रखा जाता है अंडर ई कॉमर्स। तो दोस्तों ई कॉमर्स को प्रोटेक्ट करती है ये, यानी कि इसमें कंज्यूमर राइट और कंपनी राइट दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा ई गवर्नेंस मतलब दोस्तों जो गवर्नमेंट हमें जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो उनकी योजनाएं चलती हैं, प्लानिंग चलती है, वो उन चीज़ों को यानी उनको भी फ्रॉड से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। अब आजकल आप लोग देख रहे हैं ई बैंकिंग बड़ा सिस्टम चला है। पहले हमें कोई भी अगर मान लीजिए अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे या जमा कराने होते थे तो हमें बैंक में ही जाना पड़ता था और निकलवाने के लिए ही बैंक में जाना पड़ता था। फिर एटीएम्स आ गए दोस्तों, फिर हमें सिर्फ जमा कराने के लिए बैंक में जाना पड़ा। और आजकल आप लोग डिजिटली अपने अकाउंट में एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप मनी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि अब जो बैंक के अंदर विजिट करने का जो हमारा टाइम है और वो बहुत ज़्यादा बच गया है, यानी कि टाइम और मनी दोनों सेविंग है दोस्तों। आप वहाँ तक जाएंगे, भीड़ होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए यानी कि अब ई बैंकिंग अगर शुरू हो गई है तो उसमें किसी तरह का फ्रॉड ना हो, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ आता है। सो हमने 3 चीज़ों को डिटेल में पढ़ा। फर्स्ट इज ई कॉमर्स, दिस लॉ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम
द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स से हमें बचाती है दोस्तों ये। देन ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। तो दोस्तों ये कुछ फील्ड है जिससे ये एक्ट या लॉ हमें प्रिवेंट करता है इन चीज़ों में फ्रॉडमेंट होने से या इन चीज़ों में कुछ गलत होने से बचाने के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अगर ये लॉ बना दिया गया, कुछ एक्ट बनाए गए होंगे, तो इस एक्ट में क्या क्या कहा गया है, कहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि कुछ साइबर ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, सम साइबर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट, तो इस एक्ट के अंदर कुछ साइबर ऑफेंस आते हैं, जैसे कि टेम्परिंग, कंप्यूटर के जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साथ टेम्परिंग करना। सो छेड़छाड़ बोलते हैं दोस्तों टेम्परिंग को, टेम्परिंग ऑफ कंप्यूटर टेम्परिंग ऑफ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट और कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट और ये आता है अंडर सेक्शन 65, कम्स सेक्शन 65 के अंडर। सेकेंड दोस्तों हैकिंग, बहुत फेमस है। हैकिंग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। हैकिंग आता है अंडर सेक्शन 66, सेक्शन 66। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि आप किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पोर्नोग्राफी को अगर या अश्लील कोई भी चीज है उसको अगर आप प्रमोट करते हो तो वो भी दोस्तों इस लॉ के अंडर आता है और उसे एक क्राइम समझा जाता है। सो पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन which is obscene in electronic form। और ये आता है दोस्तों अंडर सेक्शन 67। तो दोस्तों ये थे कुछ ऑफेंसेस। अब दोस्तों ये तो हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई क्राइम करता है तो क्या चीज क्राइम के अंडर काउंट की जाएगी, पर दोस्तों ये लॉ हमें कुछ और चीजें भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग इनोवेटिव हैं, आप लोग इंजीनियर्स हैं, आप लोग कुछ अपना नया क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं और मान लीजिए आपने कोई नई चीज बना दी, तो उस चीज को आपको राइट देने के लिए, यानी उस जो आपने बनाया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसे कोई चोरी करके अपनी टेक्नोलॉजी ना बना ले, तो उसके लिए भी कुछ हमें जो हम बात कर सकते हैं कुछ राइट्स हमें दिए गए हैं। सो उसको रखा गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज के अंदर, IPR के अंदर। तो दोस्तों आई होप आप ये नोट कर चुके होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप इसे नोट कर लीजिए। देन हम लोग मूव करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज के अंदर।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज को। तो अगर आप बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज, तो दोस्तों आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो राइट होता है दोस्तों, ये किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है अपने, जब उसकी जो इनोवेशन है उसके लिए। और एक्चुअल में ये चीज क्या होती है दोस्तों कि ये उसे एक जो क्रिएटर है उसको एक एडवांटेज या एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपनी जो उसने क्रिएशन की है यानी कि जो नई इनोवेशन की है उसको एक पीरियड ऑफ टाइम तक सिर्फ वही यूज कर सके। तो दोस्तों इसके लिए कुछ अलग अलग टर्म्स दी गई है, यानी कि अगर मान लीजिए आप लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलग से राइट दिया जाता है, उसका अलग से एक नाम दिया जाता है। दूसरा, अगर आप कोई हार्डवेयर बनाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो उसको अलग नाम दिया जाता है, यानी कि उसके लिए अलग से राइट दिया गया है। या आप मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं किसी तरह का, तो आप एक अलग से एक्सक्लूसिव ट्रेडमार्क ले सकते हैं उस चीज का, तो उसके लिए अलग से चीज दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। तो इसमें थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। सो इट इज द राइट गिवन It is a right given to an individual यानी कि किसी इंडिविजुअल को ये राइट दिया जाता है, किसके लिए? इट इज द राइट गिवन टू एन इंडिविजुअल ओवर द इनोवेशन, जो उसने इनोवेशन की है उसके लिए, ऑफ देयर ऑन। और इसमें क्या होता है? दे गिव्स द राइट to the creator ये एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है दोस्तों क्रिएटर को, ताकि वो उस चीज को कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर पाए। क्रिएटर टू यूज इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है दोस्तों, हमने पढ़ा क्योंकि हर चीज के लिए अलग अलग होता है, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर पेटेंट्स। तो दोस्तों आपने कई बार सुना भी होगा पेटेंट्स फाइल किए जाते हैं, यानी कि आपने, अगर मैं पेटेंट्स की बात करूं स्पेशली, तो आप एक वन वर्ड इसका आंसर चाहते हैं तो आप इसे हार्डवेयर समझ सकते हैं। अगर दोस्तों हार्डवेयर से रिलेटेड यानी कि आपने ऐसी कोई भी चीज बनाई है जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, तो वो आती है अंडर द पेटेंट्स इशू। यानी कि आपको उस, मान सकते हैं आपने आज के टाइम पे कोरोना चल रहा है, इसका मतलब आप मान लीजिए आपने एक ऐसा वेंटिलेटर बना दिया जो बहुत कम टाइम में जिसको इंस्टॉल किया जा सकता है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो दोस्तों वो टेक्नोलॉजी आपकी है और उस टेक्नोलॉजी के लिए आपको पेटेंट्स फाइल करना पड़ेगा। और पेटेंट्स क्या होता है दोस्तों? पेटेंट्स एक्चुअल में एक परमिशन होती है, ताकि वो परमिशन दी जाती है किसी क्रिएटर को, यानी कि जिसने उसे बनाया है। वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ कंपनी हो सकती है, और ये क्या होता है दोस्तों? परमिशन होती है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की। ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया तो सिर्फ आप ही उसे हमेशा आप ही बना सकते, कोई और नहीं बना सकता। तो दोस्तों ये सिर्फ कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं कि आप ही उस टेक्नोलॉजी से जो चीजें बन रही हैं उसे बना सको। बाकी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में
ये आपके पास पेटेंट्स नहीं रहते, यानी कि इसकी परमिशन आपके पास नहीं रह सकती, कोई दूसरा उसको भी बना सकता है। पर दोस्तों एक्चुअल में पेटेंट्स होते हैं आपके एक तरह से कॉपीराइट, ताकि अगर आपने कोई चीज बना ली तो कोई दूसरा उसे अपनी नाम बता सके। तो दोस्तों एक्चुअल में ये आपके नाम का ही कॉपीराइट होता है, पर ये होता है हार्डवेयर के केस में। सो अगर इसको डिफाइन करना चाहें हम लोग, सो इट इज द टर्म यूज फॉर, इट इज द टर्म यूज्ड फॉर a specific product designed by an individual or group of company, by an इंडिविजुअल। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, या हम लोग बोलते हैं, इसको रखते हैं हम लोग अंडर द कैटेगरी ऑफ पेटेंट्स। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पेटेंट्स होता है ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक होता है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे द डिजाइनर गिवन एक्सक्लूसिव right over the period of right over the patent for a limited period of time, patent for a limited period ऑफ टाइम। तो दोस्तों इसको रखते हैं हम पेटेंट की कैटेगरी में। अब बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको पेटेंट चाहिए, आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और आपको पेटेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, यानी कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपको उसका पेटेंट मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जो भी चीज बनाई है वो प्रोडक्ट नया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और का कॉपी किया और उसे बना दिया। दोस्तों वो बिल्कुल नया होना चाहिए, यानी कि पूरी दुनिया में वो कहीं भी नहीं बना होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश और न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी उसका पेटेंट आपको अलॉट किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, अब मान लीजिए आपने उसे बना दिया, डेवलप कर दिया, R&D लेवल पर यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवल पे आपने उसे डेवलप कर लिया, लेकिन दोस्तों जो टेक्नोलॉजी आपने बनाई है वो टेक्नोलॉजी इतनी ऐसी होनी चाहिए ताकि उसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पर ले जाया जा सके, यानी कि उसे लार्ज प्रोडक्शन में लाया जा सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को बनाने में हमें बहुत टाइम लग रहा है, तो ऐसा उसका पेटेंट आपको नहीं मिल सकता, यानी कि उसे इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन में अगर वो आ सकती है चीज, तो उसी के लिए आपको पेटेंट मिल सकता है, या हम बोल सकते हैं आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी की बात करें दोस्तों, या थर्ड क्राइटेरिया की बात करें, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये हार्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये किसी तरह की कोई थ्योरी नहीं हो सकती, या थ्योरेटिकल नहीं हो सकता, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ये किसी तरह का म्यूजिक नहीं हो सकता, या आर्ट, जो आर्ट रिलेटेड वर्क है वो नहीं हो सकता। तो ये कुछ कंडीशन होनी चाहिए आपको अगर पेटेंट फाइल करना है। तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। देन हम लोग कुछ क्राइटेरिया पढ़ेंगे या कंडीशंस पढ़ेंगे, किसको हम लोग रखते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ पेटेंट्स। चलिए दोस्तों अब हम लोग मूव कर लेते हैं हमारे कंडीशंस पे, या अगर आपको पेटेंट्स फाइल करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सो द कंडीशंस फॉर obtaining पेटेंट्स। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है वो पूरी तरह से फ्रेश होनी चाहिए और नई होनी चाहिए। सो द प्रोडक्ट
शुड बी न्यू। जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो बिल्कुल नया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि दोस्तों इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका जो प्रोडक्शन है वो किया जा सकता होना चाहिए। सो इट शुड बी कैपेबल ऑफ, इट शुड बी कैपेबल ऑफ it should be capable of being made or used industrial level or some kind of industry, use in some kind of industry। तो दोस्तों ये दो क्राइटेरिया हमने पढ़े। आई होप आपने ऊपर वाले नोट कर लिए होंगे, तो मैं इनको रेज कर रहा हूं ताकि हम जो अगले क्राइटेरिया है उनको यहां पर नोट डाउन कर सके। हमने 2 पॉइंट इससे रिलेटेड नोट कर लिए हैं। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड पे। तो दोस्तों हमने पढ़ा थर्ड कैटेगरी या थर्ड पॉइंट कि ये किसी तरह की साइंटिफिक और मैथमेटिकल डिस्कवरी नहीं होनी चाहिए। It should not be any kind of scientific or mathematical discovery। ये किसी तरह की साइंटिफिक यानी कि साइंटिफिक और मैथमेटिकल डिस्कवरी या कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद लास्ट हमने पढ़ा दोस्तों ये किसी तरह का आर्टिस्टिक वर्क नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ म्यूजिक और आर्टिस्ट वर्क। तो दोस्तों ये कुछ क्राइटेरिया थे कि अगर हमें पेटेंट फाइल करना है तो ये कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों पेटेंट्स जो दिया जाता है, अब अगर आप किसी तरह की नई मशीन्स को बनाते हैं या हम बात करें आप किसी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। अब हम लोग मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज ट्रेडमार्क। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब अगर बात करें दोस्तों ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क अगर मान लीजिए आपकी कंपनी है, आप किसी तरह की सर्विसेज में डील करते हैं, तो आप हमेशा अपनी कंपनी का एक लोगो बना के रखते हैं, तो वो आपकी कंपनी का एक ट्रेडमार्क हो सकता है। या इसको अदर टर्म में हम लोग बोलना चाहें तो इसको ब्रांड नेम भी बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि हर एक कंपनी अपने अलग अलग ब्रांड नेम को यूज करती है। तो दोस्तों जो ट्रेडमार्क है वो कोई नाम हो सकता है, किसी चीज या किसी तरह का साइन हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, या कोई डिवाइस हो सकती है, डिवाइस का जिससे हम किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, या किसी तरह की सर्विस हो सकती है, और इसको हम लोग ट्रेडमार्क भी बोल सकते हैं। सो ऑल्सो नोन एज ब्रांड नेम। तो दोस्तों ट्रेडमार्क को ही ब्रांड नेम हम लोग बोलते हैं।
अब दोस्तों जो ट्रेडमार्क आपने लिया है या ब्रांड नेम आपने लिया है दोस्तों, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए और ये दूसरों के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, ताकि जो आपकी सर्विस है वो कोई दूसरा आपके नाम पे ना बेच पाए। तो ये आपका एक्सक्लूसिव राइट होता है और इसी को ही ब्रांड नेम बोलते हैं। जैसे कि अलग अलग ब्रांड नेम से चीजें आती हैं। सो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। ट्रेडमार्क कैन बी डिफाइंड और it may be defined as the name, जैसा कि हमने पढ़ा दोस्तों, ये किसी का नाम हो सकता है और डिफरेंट साइन, लोगो, डिफरेंट साइन हो सकता है, लोगो हो सकता है और सर्विस हो सकती है किसी तरह की। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडमार्क। अब हमें पता है दोस्तों, ये जो ट्रेडमार्क होता है ये ऑफिशियल रजिस्टर्ड होता है और लीगली रिस्ट्रिक्टेड होता है दूसरों के लिए। या हम बात कर सकते हैं कि ये जो ट्रेडमार्क है कोई एक स्पेसिफिक पर्सन जिसने इसे रजिस्टर्ड कराया है सिर्फ वही से यूज कर सकता है। सो इट शुड बी रजिस्टर्ड और ऑफिशियली रजिस्टर्ड and legally restricted to the use of specific पर्सन, यानी से कोई एक ही यूज कर सकता है। कंपनी हो सकती है और पर्सन दोनों हो सकते हैं, पर्सन और कैन बी अ कंपनी। तो इसे बोलते हैं दोस्तों ट्रेडमार्क। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे। अब हम लोग मूव करेंगे हमारे थर्ड चीज पर या थर्ड इंटेलेक्चुअल राइट पर, दैट इज कॉपीराइट। तो कॉपीराइट की अगर बात करें दोस्तों, तो जो कॉपीराइट अगर आपको किसी चीज का चाहिए, जैसे आप मान लीजिए किसी भी वेबसाइट को यूज करते हैं, तो जब भी आप उसे देखते हैं उसके नीचे लिखा होता है कॉपीराइट और उसके आगे उसके ईयर का नाम होता है। या जैसे मान लीजिए आप किसी तरह का सीरियल देखते हैं या आप कोई मूवी देखते हैं तो या कोई सॉन्ग भी देखते हैं आप, तो उसमें जरूर कॉपीराइट का इशू होता है दोस्तों। आपको अगर आप किसी की परमिशन के बगैर उसको यूज करते हो तो कॉपीराइट इशू वहां पर लगता है। तो दोस्तों कॉपीराइट किसी भी रिटर्न डॉक्यूमेंट के लिए आपको लेना पड़ता है। जैसे कि हमने बात की थी पेटेंट्स की, तो पेटेंट जब आप कोई मशीन बनाते हो या किसी तरह की कोई चीज बना देते हो जिसको आप टच कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पेटेंट्स फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज बनाते हो, जैसे आप मान लीजिए आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया या आपने किसी तरह की रिसर्च की है, वो रिसर्च डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, तो उसके लिए आपको कॉपीराइट फाइल करना पड़ेगा। या मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसके लिए आपको कॉपीराइट फाइल करना पड़ेगा। या जैसे कोई मूवी बनती है तो मूवी को भी हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, तो उसके लिए भी कॉपीराइट होता है। ठीक इसी तरह से उनके जो सॉन्ग्स होते हैं उनके लिए भी कॉपीराइट होता है। तो चलिए इसे दोस्तों हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इट मे बी defined as, अब दोस्तों कॉपीराइट क्योंकि हमें पता है एक राइट ही होता है, डिफाइंड एज द टर्म यूज्ड फॉर रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों किसी तरह के जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए आपको हमेशा कॉपीराइट
फाइल करना पड़ता है। अगर इस कॉपीराइट की कोई वायलेशन करता है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, यानी कि कोर्ट भी जा सकते हैं उसके खिलाफ। तो दोस्तों इसको रखा जाता है अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉपीराइट्स। तो या मैं आपको सीधा आप समझना चाहे तो कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो वर्क होता है तो उसके लिए ऑलवेज कॉपीराइट ही फाइल किया जाता है। हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी तरह का हार्डवेयर बनाते हैं तो उसके लिए पेटेंट फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपने किसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसके लिए आपको कॉपीराइट फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई वायलेशन करता है तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि, या हमें कैसे पता चल सकता है कि कॉपीराइट का जो है वायलेशन हुआ है। तो कॉपीराइट वायलेशन को समझते हैं कि कैसे कैसे समझा जाता है। सो कॉपीराइट वायलेशन यानी कि क्या क्या चीज कॉपीराइट वायलेशन के अंदर आती है। तो सबसे पहले अगर कॉपीराइट वायलेशन की हम लोग बात करें तो किसी भी तरह का, क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो लिटरेसी वर्क जो होता है, यानी कि आपने कोई बुक लिखी है या किसी तरह का कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो वो सब के सब आएंगे कॉपीराइट के अंडर। दूसरा, आपने किसी भी तरह का जैसे म्यूजिक कंपोज किया है, किसी ने कोई लिखा है, किसी ने कोई कंपोज किया है और किसी ने गाया है, वो सारे के सारे आते हैं दोस्तों अंडर कॉपीराइट इश्यू। या आपने किसी तरह का ड्रामेटिक वर्क किया है, या कोई आपने पिक्चर बनाई है, पेंटिंग बनाई है, ग्राफिक्स आपने बनाए हैं किसी तरह के, तो वो भी आते हैं दोस्तों कॉपीराइट इश्यू के अंडर। या जो जैसा हमने बात किया मूवीज, वीडियोस की अगर बात करें दोस्तों तो उन्हें टेक्निकल टर्म में मोशन पिक्चर्स बोला जाता है, यानी कि ऐसी पिक्चर जिनके अंदर मोशंस होता है। तो मोशन पिक्चर्स आ सकता है, ऑडियो विजुअल किसी का वर्क हो सकता है, वो भी आ सकता है कॉपीराइट के अंदर। साउंड रिकॉर्डिंग भी आ सकती है, आर्किटेक्चरल वर्क आ सकता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स और वेबसाइट और सॉफ्टवेयर वो भी कॉपीराइट के अंडर आ सकता है। तो दोस्तों अगर हम इन चीजों की वायलेशन करते हैं तो वो माना जाएगा कॉपीराइट वायलेशन। सो सबसे पहले आता है, हमने पढ़ा लिटरेसी वर्क। या लिटरेरी वर्क। सेकेंड हमने पढ़ा दोस्तों म्यूजिकल वर्क। म्यूजिकल वर्क आ गया, इसके अंदर पिक्चर्स आ सकते हैं, पिक्चर्स आ सकते हैं, ग्राफिक्स आ सकता है, ये भी सारा इसी के अंडर आ जाएगा। थर्ड मोशन पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स भी इसके अंदर आता है। एंड अदर ऑडियोज, तो दोस्तों ऑडियो भी इसी के अंडर ही आ जाएगा, ऑडियो विजुअल वर्क। ऑडियो विजुअल वर्क इसके अंदर आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा साउंड रिकॉर्डिंग। साउंड रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर आ जाएगा। आर्किटेक्चरल वर्क भी आ जाएगा, और कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड वेबसाइट। कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट। तो दोस्तों ये सभी चीजें आती है हमारी कॉपीराइट वायलेशन के अंडर। यानी कि अगर आप किसी का लिटरेरी वर्क, यानी किसी ने कोई बुक लिखी है, आपने उसमें से कुछ चोरी कर लिया, तो वो सारा का सारा कॉपीराइट वायलेशन माना जाएगा। इसमें एक चीज और आती है दोस्तों, फ्लैगिज्म। फ्लैगिज्म होता है किसी का जो हमारा लिटरेरी वर्क होता है उसका चोरी कर लेना, यानी कि आपने किसी से कुछ चीज
चोरी कर ली उसके बगैर इन्फॉर्मेशन के। म्यूजिक वर्क दोस्तों, जैसे कोई म्यूजिक कंपोज करते हैं तो उसका भी एक्सक्लूसिव राइट लिया जाता है, तो वो कॉपीराइट के अंडर ही आता है। दूसरा, मोशन पिक्चर्स, मूवी के लिए कॉपीराइट लिया जाता है, वो मोशन पिक्चर में आ जाएगा दोस्तों। ऑडियो विजुअल, जैसे सीरियल्स बनते हैं, इनमें ऑडियो और वीडियो दोनों ही होता है, तो इनके वर्क भी इसी कैटेगरी में आता है। साउंड रिकॉर्डिंग, अगर आप अपना म्यूजिक कंपोज करते हैं, ये लिखने में था, ये यहाँ पे अगर आप साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए भी आपको कॉपीराइट लेना पड़ता है। या मैंने आपको यहाँ शुरू में लिख दिया था कि कॉपीराइट सॉफ्टवेयर के लिए लिया जाता है और वेबसाइट के लिए भी लिया जाता है, या आप अपनी किसी भी तरह का अगर प्रोग्राम कंपोज करते हैं या बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको कॉपीराइट फाइल करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आज आपको ये क्लियर रहा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।